द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के एपिसोड फर्स्ट की शुरुआत में हमें एक राजा को दिखाया जाता है जिसका नाम ग्रे होता है। वो बिना किसी इमोशन के एक लड़की को मार देता है जिसकी वजह से वह एक राजा बन चुका है। हम देखते हैं कि ग्रे कुछ ज़्यादा ही पावरफुल होता है। वो अपने ओपोनेंट को हरा देता है, वो भी बहुत ही ईजीली। जहाँ भी वो जाता है काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाता है। ग्रे अपने साथियों को बोलता है कि पूरे शहर के ऊपर बॉम्ब गिरा दें, जिसकी वजह से पूरा शहर तबाह हो जाता है। इतना सब कुछ बुरा करने के बाद भी ग्रे को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है मैं सबसे पावरफुल राजा हूँ। फिर वो अपने रूम में जाकर अपने ताज को देख रहा होता है, पर तभी अचानक से वो खुद को पानी के अंदर पाता है। उसे वहां पर एक आवाज आती है जो कहती है प्लीज अपनी नई जिंदगी में रोशनी को ढूंढना। इसके बाद जैसे ही ये आवाज आती है, ग्रे अपनी आंखें खोलता है। अब वो देखता है कि उसके सामने एक आंटी और एक अंकल होते हैं जो उसे ही देख रहे होते हैं। ये देखकर ग्रे कंफ्यूज हो जाता है और कहता है मैं कहाँ आ गया हूँ। तभी अंकल बोलते हैं हेलो अर्थर, मेरा नाम रेनोल्ड है और मैं तुम्हारा पापा हूँ। शॉर्ट में तुम मुझे रे भी कह सकते हो। ये सब कुछ सुनने के बाद अर्थर काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचने लगता है ये लोग कौन हैं, मैं इन्हें जानता नहीं हूँ, फिर भी ये लोग कह रहे हैं कि ये मेरे पेरेंट्स हैं। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि मैं पुरानी ज़िंदगी में मर चुका हूँ और फिर से पैदा हुआ हूँ। अर्थर अब कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी सारी जीत के बाद मैं एक छोटा बच्चा बन जाऊंगा। अब हम देखते हैं कि अर्थर इस समय एक छोटा बच्चा है और उसके पेरेंट्स उसका काफ़ी ख्याल रख रहे होते हैं। हमें पता चलता है कि अर्थर की माँ का नाम अलाइस है। अर्थर को ये सब काफ़ी अनकंफर्टेबल लगता है। एक छोटे बच्चे की बॉडी में उसकी खुद की बॉडी पर कोई कंट्रोल नहीं है। वो अपने कपड़ों को भी गंदा कर देता है, जिसके बाद उसे बदलना पड़ता है। अर्थर कहता है इस बॉडी पर मेरा कोई भी कंट्रोल नहीं है। ये बॉडी मेरे लिए एक प्रिजन की तरह है। मैं चाहता हूँ कि ये सब बस एक सपना हो, पर लगता है कि ये सब कुछ हकीकत है। अब अर्थर ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो मैजिक का यूज़ करके एक पत्थर तोड़ता है, लेकिन पत्थर गलती से उसके चेहरे पर आकर लग जाता है। ये देखकर अलाइस कहती है रुको, मैं तुम्हें हील करती हूँ। उसके बाद वो उसे हील करने लगती है। ये सब देखने के बाद अर्थर सोचने लगता है इस दुनिया की ताकतें, ये पावर्स वाकई में कमाल की हैं। अब हम रे को देखते हैं जो अपने हाथों में एक ग्लव जैसी चीज पहनकर एक जंगली बोर से लड़ने के लिए आता है। फिर वो अपनी ताकत का यूज करके उस बोर को हरा देता है। ये सब देखने के बाद रे के जितने भी साथी होते हैं वो उससे काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। रे अब घर वापस आता है, लेकिन उसके हाथ पर थोड़ी सी चोट लगी होती है। ये देखकर अर्थर सोचता है नॉलेज एक वेपन होती है, और क्योंकि मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने सराउंडिंग से सब कुछ सीखूंगा कि ये दुनिया कैसे काम करती है। ये सोसाइटी एक ऐसी जगह है जहां लोग अपने खुद के वेपन्स यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में खतरा है, और अगर ऐसा है तो मुझे भी जल्दी से ताकत पानी होगी। अब उसके पेरेंट्स उसे फिर से सुलाने लगते हैं। अर्थर सोचता है इस बॉडी में मुझे थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड तो फील होता है, पर मेरे पेरेंट्स के साथ ये मोमेंट्स इतने भी बुरे नहीं हैं। मैं अभी इंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी पिछली लाइफ में तो मैं अपनी मर्जी से सो भी नहीं सकता था। अब हम देखते हैं कि कुछ महीने बीत जाते हैं और अर्थर अब क्रॉल करना सीख जाता है। ये देखकर उसके पेरेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं। अर्थर शीशे में पहली बार अपना चेहरा देखता है और यह देखकर वह हैरान हो जाता है। वो सोचता है मुझे इस बॉडी में आए हुए कई महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मुझे अपने नए नाम की आदत नहीं हुई है। पर मुझे इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ नॉलेज चाहिए। अगले सीन में अलाइस अर्थर को सुलाकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन हमें पता चलता है कि अर्थर सोने की एक्टिंग कर रहा था। जैसे ही अलाइस जाती है, अर्थर चुपचाप नीचे उतर आता है। वो सोचता है फाइनली मुझे अपनी बॉडी पर थोड़ा बहुत कंट्रोल मिल चुका है, इसलिए अब मैं थोड़ा थोड़ा चल फिर पा रहा हूँ।
अर्थर छुपते छुपाते एक लाइब्रेरी में आ जाता है जहाँ बहुत सारी किताबें रखी होती हैं। वो जमीन से एक बुक उठाकर पढ़ने लगता है और कहता है, चलो मुझे अब इस दुनिया के बारे में कुछ पता चलने वाला है। अर्थर हमें बताता है कि जिस कॉन्टिनेंट में वह रहता है उसका नाम डिकेथन है। इस दुनिया में 3 किंगडम हैं। ड्वार्फ किंगडम, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ ड्वार्फ्स रहते हैं। एलोनोर किंगडम, एल्व्स का नेशन जो फॉरेस्ट के डीप एरियाज में रहते हैं। सेपिन किंगडम, जहाँ इंसान रहते हैं और अर्थर भी इसी किंगडम में रहता है। अर्थर बताता है कि यहाँ राजा विरासत से बनते हैं, जैसे मेरी पुरानी दुनिया में मैं वॉर जीतकर राजा बना था। अगर इस दुनिया से तुलना करें तो ये वर्ल्ड अभी भी डेवलपमेंट के प्रोसेस में है। अर्थर एक बुक से सीखता है कि यहाँ की टेक्नोलॉजी काफ़ी प्रिमिटिव है और इसका कारण है मैजिक। इस दुनिया की पावर का सोर्स है माना, जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। माना को कंट्रोल करने की एबिलिटी हेरेडिटरी है, यानी कि काफ़ी रेयर है। 100 लोगों में से सिर्फ एक ही व्यक्ति इसे कंट्रोल कर सकता है। अर्थर आगे बताता है कि ब्रॉडली देखा जाए तो माना के 2 एप्लीकेशंस होते हैं। ऑगमेंटिंग, जहां लोग अपनी बॉडी को इन्हेंस करते हैं ताकत और डिफेंस के लिए। कंजरिंग, जहां लोग माना को बाहर की चीज़ों पर कंट्रोल करके मैजिक स्पेल्स क्रिएट करते हैं। माना को कंट्रोल करने की चाबी होती है माना कोर। ज़्यादातर लोगों की पावर्स तब खुलती हैं जब वो टीनेजर्स बनते हैं। उन्हें अपने माना को अपनी बॉडी के हर पॉइंट तक फैलाना होता है और फिर एक पॉइंट पर चैनल करना होता है। इसी को कहते हैं माना कोर फॉर्मेशन। अगर कोई इसे कंट्रोल कर ले तो वो 1% इलाइट मेज बन जाता है। अर्थर सोचता है, मेरी पुरानी दुनिया में भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट था, इंटरनल पावर को जानना और उसे रिलीज़ करना। क्या मेरी पास्ट लाइफ की नॉलेज यहाँ काम आएगी? चलो ट्राई करके देखते हैं। अर्थर ट्राई करता है, लेकिन तभी उसकी मोम आ जाती है और पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो अर्थर को उठाकर देखती है और कहती है, तुमने तो फिर से अपने कपड़े गंदे कर लिए हैं। अर्थर मन में सोचता है, सच में ये बॉडी मेरे लिए एक प्रिजन है, मुझे जल्दी से जल्दी ताकत पानी होगी। अब हम देखते हैं कि अर्थर का जन्म हुए 2 साल पूरे हो चुके हैं। उसकी माँ अलाइस ये सारी बातें एक डायरी में लिख रही होती है। वो लिखती है, जब से अर्थर का जन्म हुआ है हमने उसे कभी हंसते हुए नहीं देखा। इसके बाद अलाइस बाहर जाती है और देखती है कि रे अर्थर को स्वॉर्ड फाइटिंग सिखा रहा है। ये देखकर अलाइस गुस्से में वहां पहुंचती है और रे से कहती है, तुम मेरे छोटे से बच्चे के साथ ये क्या कर रहे हो? रे जवाब देता है, मैं तो बस उसे तलवारबाजी सिखा रहा हूँ। अलाइस कहती है, लेकिन अर्थर ने अभी चलना ही सीखा है, अगर उसे चोट लग गई तो क्या करोगे? अगले सीन में हम देखते हैं कि अलाइस अर्थर को लेकर टाउन जाती है। अर्थर को यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ उसे इस दुनिया के बारे में बहुत सारी नई जानकारी मिलती है। अर्थर सोचता है, वेपन्स की टाइप और उनकी क्वालिटी देखकर किसी नेशंस के टेक्नोलॉजी लेवल के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। अर्थर को यहाँ मैजिक स्टोन्स भी दिखते हैं जो उसकी पुरानी ज़िंदगी में नहीं होते थे। टाउन में आकर अर्थर को पास में मैजिक को देखने का मौका मिलता है, जिससे वह और भी ज़्यादा सीखता है। इतनी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद अर्थर थक जाता है और उसकी माँ उसे घर वापस ले आती है। अर्थर मन में सोचता है, मेरे पेरेंट्स मेरी हर इच्छा और ज़रूरत को पूरा करते हैं। अब मुझे समझ आता है कि फैमिली क्या होती है। फिर हमें अर्थर की पास्ट लाइफ दिखाई जाती है, जहां वो बचपन से ही ऑर्फनेज में रहा करता था। उसने कभी फैमिली का प्यार महसूस नहीं किया था। अर्थर अब बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा होता है। उसकी माँ उससे कहती है, मुझे बहुत खुशी हुई थी जब तुम अपने बेड से उठकर किताब पढ़ने के लिए गए थे। जब भी तुम मार्केट जाते हो तुम बहुत क्यूरियस होते हो। ये शायद तुमने अपने पापा से सीखा है।
एक दिन तुम भी अपने पापा की तरह बाहर की दुनिया देखने जाओगे। लेकिन बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम एक पीसफुल लाइफ जियो जिसमें कोई खतरा ना हो। अब हम देखते हैं कि अर्थर फिर से अपने फादर रे की ट्रेनिंग देख रहा होता है। वो सोचता है, मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पापा मेरे साथ हैं। मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। रे अब अपने मैजिक का यूज़ करके बड़े आराम से पत्थर को तोड़ देता है। फिर वो अर्थर से कहता है, देखा मैं कितना कमाल का हूँ। लेकिन अर्थर ज़्यादा इम्प्रेस नहीं होता। तभी उसकी माँ वहाँ आती है और कहती है, तुम्हारे पापा इससे भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, देखते जाओ। अब हम रे को फिर से देखते हैं। वो इस बार और भी ज़्यादा माना का यूज़ करता है और सच में बहुत पावरफुल बन जाता है। ये देखकर अर्थर बहुत हैरान हो जाता है और सोचता है, मेरे पापा एक ऑगमेंटर हैं। ये तो वाकई में कमाल का था। मैं ऐसे खाली खड़ा नहीं रह सकता, मुझे भी ताकतवर बनना होगा। अर्थर अब अपनी किताब पढ़ने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी उसकी माँ उसे रोककर कहती है, नहीं, तुम अभी बुक नहीं पढ़ सकते। अर्थर मासूम चेहरा बना लेता है और उसकी माँ मना नहीं कर पाती। वो कहती है, ठीक है, पर थोड़ी देर ही पढ़ना। अर्थर मान जाता है और फिर अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। वो सोचता है, इन 2 सालों में मैंने काफ़ी नॉलेज गेन की है। सबसे इम्पोर्टेंट है माना कोर को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी। इसके लिए तुम्हें काउंटलेस माना फ्रैगमेंट्स को अपनी बॉडी के हर हिस्से में फैलाना होता है और फिर उन्हें एक सिंगल पॉइंट पर लाना होता है। ये टास्क बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं ये करके रहूँगा। अब हम देखते हैं कि अर्थर के पेरेंट्स घर के बाहर हैं और दूसरी तरफ अर्थर अब भी अंदर अपनी ट्रेनिंग में लगा हुआ है। अर्थर का माना अब पूरी तरह से रेडी हो जाता है और अचानक घर के अंदर एक बड़ा धमाका हो जाता है। ये देखकर रे और अलाइस दौड़कर अंदर जाते हैं। जैसे ही रे कमरे में पहुंचता है, वो देखता है कि अर्थर हवा में उड़ रहा होता है। वो हैरानी से कहता है, अर्थर तो अभी 3 साल का भी नहीं है, ये सब कैसे कर पा रहा है। अलाइस भी ये देखकर शॉक हो जाती है। अर्थर मन में सोचता है कि फाइनली मेरी स्टडीज ने काम कर दिखाया, ये मेरा पहला स्टेप है। इतना कहकर अर्थर धीरे धीरे नीचे उतर आता है। अर्थर जैसे ही नीचे उतरता है, तभी अचानक कुछ लकड़ी के टुकड़े उसके ऊपर गिरने वाले होते हैं। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन भाग नहीं पाता। वो घबराकर सोचता है, मैं केयरलेस हो गया, मैं फिर से यही जगह पर नहीं मर सकता। लकड़ी उसके ऊपर गिरने ही वाली होती है, लेकिन तभी अचानक उसके पेरेंट्स वहां आकर उसे बचा लेते हैं। ये देखकर अर्थर मन में सोचता है, हाँ, ये मेरे पेरेंट्स हैं, ये लोग मुझे हमेशा सेफ रखेंगे और पेरेंट्स की यही तो ड्यूटी होती है। पर तभी अर्थर देखता है कि उसके माता पिता रोने लगते हैं। वो शोक में पड़ जाता है और सोचता है, ये लोग रो क्यों रहे हैं। अर्थर अपने पास्ट को याद करता है। उन्होंने अपनी ड्यूटी तो पूरी कर दी है, इन्हें अपने आप पर गर्व होना चाहिए, लेकिन ये रो क्यों रहे हैं। ये फीलिंग मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अर्थर पहली बार अपने पेरेंट्स को रोते हुए देखता है और खुद भी रोने लगता है। वो सोचता है, ये प्यार, ये चीज़ मुझे अपनी पुरानी दुनिया में कभी नहीं मिली थी। अर्थर अब खुद को रोक नहीं पाता और अपने पेरेंट्स को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगता है। ये पूरी तरह इमोशनल हो जाता है। वो पूरी तरह इमोशनल हो जाता है। अब एपिसोड के आखिरी सीन में हमें एक बड़ा मॉन्स्टर दिखाया जाता है, जो आने वाले एपिसोड्स के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। और यहीं पर एपिसोड फर्स्ट ख़त्म हो जाता है। मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। पीस।